हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे समझने के लिए आप इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखें। आज का पार्ट 31। मधु को लग रहा था कि कहीं मोहित डिनर करने के लिए बाहर जाने से मना न कर दे, इसलिए उसने मोहित की कोई भी बात सुने बिना फ़ोन कट कर दिया। और मोहित मधु की बात सुनकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो कुछ बोल पाता इससे पहले मधु ने इतनी तेज़ी से फ़ोन कट कर दिया कि उसे कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं मिला। और मोहित ने अपना फ़ोन टेबल पर रखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई और मधु के पास जाने के लिए रेडी होने लगा। करण अपने फ्लैट के छत पर लगातार लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो काफ़ी सीरियस लग रहा था। कहने को तो वो लैपटॉप पर अपनी नज़र गड़ाए हुए काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग कृति के बारे में सोच रहा था। और करण ने थक हार कर अपना लैपटॉप बंद किया और सोफे से टेका लेकर अपने सर पर हाथ रखकर हल्की हल्की मसाज करने लगा। असल में करण ने कृति के बारे में काफ़ी कुछ पता किया था, जिससे उसे फिक्र होने लगी थी कि कहीं कृति ऐसा कुछ न कर दे जिसका अंजाम काफ़ी बुरा हो। वो कृति के बारे में सोच रहा था कि इतने में उसके फ़ोन की रिंग बजने लगी। कॉल करण के असिस्टेंट का था। करण ने फ़ोन रिसीव किया। हेलो सर, मैंने पता कराया है कि कृति 2 दिन पहले एक होटल में दिखी गई थी। और यही नहीं, इतना बोलकर करण का असिस्टेंट खामोश हो गया और करण उसकी कोई आवाज़ न सुनकर कहने लगा, और कहाँ थी वो आपके फ्लैट के बाहर भी दिखी है। असिस्टेंट ने डरते हुए कहा। और करण ये सुनकर उसके हाथ अपने फ़ोन की पकड़ पर मजबूत होते जा रहे थे। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे लग रहा था कि वो गुस्से में कुछ ना कुछ गलत कर देगा जो वो करना नहीं चाहता। और अपने गुस्से को अपने काबू में करने की कोशिश करते हुए दांत पींचकर कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और आज फिर से बोल रहा हूँ, मुझे उसकी पक्की खबर चाहिए कि वो कहाँ है। और यहाँ देखा था, वहाँ देखा था, मुझे ये सब कहने फ़ोन नहीं करना। लेकिन सर, करण को असिस्टेंट इतना बोल पाया होगा कि करण ने फ़ोन कट कर दिया। और करण अपने सोफे पर से उठकर सोचने लगा कि आखिर कृति करना क्या चाहती है। करण चाहता था कि कृति कोई भी गलत कदम भरे इससे पहले वो उसके हाथ आ जाए, ताकि करण को किसी भी चीज़ की फिक्र ना करनी पड़े। आखिर करण को फिक्र क्यों नहीं होती। एक तो कृति ने इतने सारे प्लान किए थे और करण के साथ भी तो थी उस रात को, इसलिए करण उसे ढूंढना चाहता था। करण ये सब याद करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और गहरी सांस भरने लगता है कि तभी करण को एक शांत आवाज़ सुनाई देती है। रोशनी ने करण को ऊपर छत पर जाते हुए देखा था, लैपटॉप लेकर। और रोशनी ने सोचा कि करण अपने काम में बिजी है तो क्यों ना उसके लिए कॉफ़ी बनाई जाए, इसलिए उसने करण के लिए कॉफ़ी बनाई थी और कॉफ़ी लेकर छत पर आ गई थी। करण ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और रोशनी अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर कहने लगी, कॉफ़ी। इतना सुनकर करण ने अपनी आंखें खोली और कॉफ़ी की तरफ देखने लगा और फिर रोशनी के सामने। करण रोशनी को देखकर शांत हो गया। करण के चेहरे पर अभी अभी गुस्से के भाव थे, वो अब उसके चेहरे पर नहीं थे। उसकी जगह शांति ने ले ली थी। तुम यहाँ? करण ने कॉफ़ी लेते हुए कहा। और रोशनी ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है, हाँ मैं यहाँ। क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बस तुम्हें यहाँ इतनी रात को देखा तो पूछ लिया। वैसे इतनी भी रात नहीं हुई है, अभी रात के 9 बज रहे हैं और आपको इतनी रात लग रही है। करण ने रोशनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो मुस्कुरा उठा। और रोशनी अपनी नज़र एक पल के लिए भी करण से नहीं हटा रही थी। उसके हाथ में भी कॉफ़ी का मग था और करण उसकी कॉफ़ी में झाँक कर कहने लगा, ये कॉफ़ी ज़्यादा चीनी वाली होगी। रोशनी ये सुनकर उसके चेहरे पर एक अनचाही मुस्कान बिखर गई और उसने अपनी हाँ में गर्दन हिला देती है। और करण अपनी कॉफ़ी पीते हुए कहने लगा, तुम्हारी ये आदत अभी तक नहीं गई ना? रोशनी करण को गौर से देखते हुए कहने लगी, कुछ आदतें मैं चाहकर भी नहीं छोड़ना चाहती, और मैं तो कहती हूँ कि किसी को भी अपनी आदतें नहीं बदलनी चाहिए। करण भी रोशनी की तरफ देखने लगा और मुस्कुराने लगा। और रोशनी अक्सर करण के घर रुक जाया करती थी, तो जाहिर सी बात थी करण को रोशनी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता होना।
मोहित तैयार होकर अपने कमरे से निकल गया था और अपनी गाड़ी चला रहा था। मोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। ये मुस्कुराहट बार बार मधु को याद करने से उसके चेहरे पर आ रही थी और मधु भी तैयार हो गई थी और मिरर में अपने आप को देख रही थी। उसका चेहरा निखर गया था और मधु की नज़र वहीं पर पड़े परफ्यूम पर गई और उस परफ्यूम को देखकर उसे याद आया कि उसने मोहित का परफ्यूम चुराया था और अपने साथ लेकर आई थी। यह याद आते ही वो अकेली अकेली हंसने लगती है और खुद से बातें करने लगती है। मैं कितनी पागल हूँ, कोई अपने पति की चीज़ें चोरी कैसे कर सकता है। दरअसल मधु को मोहित का यह परफ्यूम काफ़ी पसंद था, जबकि ये लड़कों का परफ्यूम था और मधु को फिर भी यही परफ्यूम पसंद था। और मधु ने वही परफ्यूम अपने कपड़ों पर डाला और अपने बाल संवारने लगी। मधु ने अपने बाल खुले ही रखे थे और मोहित का इंतजार करने लगी। मोहित करण के फ्लैट के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है। उसने अपनी गाड़ी बाहर खड़ी रखी और मधु को मैसेज किया। मधु मोहित का इंतजार कर रही थी और इतने में मधु को मैसेज की टोन सुनाई देती है और वो तेज़ी से अपना फ़ोन लेती है और चेक करती है कि किसका मैसेज था और वो मैसेज मोहित का देखकर मुस्कुरा उठती। मोहित ने मधु को मैसेज किया था, कम आउट। मधु ये मैसेज देखकर जल्दी जल्दी अपनी हील्स पहनने लगी और अपने कमरे का दरवाज़ा आधा खोलकर बाहर झांकने लगती है कि कहीं करण बाहर तो नहीं है। और किसी को भी बाहर ना देखकर वो अपने कमरे से बाहर निकलती है। वैसे तो मधु अपने भाई से पूछकर भी जा सकती थी और मधु ये भी जानती थी कि करण उसे मोहित के साथ कहीं भी जाने से मना नहीं करेगा, लेकिन मधु का दिल कर रहा था कि वो मोहित के साथ बाहर जाए तो छुपते छुपाते जाए। मधु को छुपते छुपाते जाने में बहुत खुशी हो रही थी और उसने वही किया। करण के फ्लैट से बाहर आई और गेट तक आई। सिक्योरिटी गार्ड ने पहले ही मोहित की गाड़ी को बाहर खड़ी हुई देख लिया था और करण को भी इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए बिना किसी संकोच के मधु के लिए गेट खोल दिया और मधु ने यह देखकर थैंक यू कहा और मोहित की गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मोहित मधु का इंतजार कर रहा था और बार बार अपनी घड़ी के सामने देख रहा था और मोहित ने अपनी नज़र साइड में करता है और मधु को आती हुई देखा। मधु ने ब्लैक जींस पहनी थी और ग्रे कलर का शॉर्ट टॉप पहना था और मोहित मधु को देखता ही रह गया। मधु जल्दी जल्दी चल रही थी और उसके लंबे बाल हवा में लहराते हुए बार बार उसके चेहरे पर पड़ रहे थे और मधु अपने हाथ से अपने बाल बार बार पीछे की तरफ कर रही थी। मोहित ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और एक टक मधु को देखता रह गया। मोहित के दिल की धड़कनें तेज से धड़कने लगी थी और एक अनजान एहसास उसके दिल में पनप रहे थे और मधु चलती हुई मोहित की गाड़ी के पास आई और उसकी नज़र मोहित की नज़रों से जा मिली और मधु ने मोहित को अपनी ओर एक टक देखता देखकर अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। उसके चेहरे पर जो खुशी की लाली ली हुई थी, शायद वो मोहित से छुपाने की कोशिश कर रही थी और मोहित ने मधु की नज़रें नीचे करते ही मधु से कार में बैठने के लिए कहा और मधु ने गाड़ी के बैक साइड वाला दरवाज़ा खोला और ये देखकर मोहित चिढ़ गया और अपनी नज़र सामने की तरफ करते हुए कहने लगा, मैं पर्सनल ड्राइवर नहीं हूँ। मधु पहले तो मोहित की तेज़ आवाज़ सुनकर डर गई और मोहित के सामने देखने लगी और मोहित को सामने की तरफ देखते हुए देखकर एक राहत की सांस भरती है और दूसरी साइड में जाकर आगे दरवाज़ा खोलकर आगे वाली सीट पर बैठती है। मधु का डर कुछ पल के लिए था और फिर वो खुद को नॉर्मल कर लेती है। मोहित मधु के गाड़ी में बैठते ही अपनी गाड़ी यू टर्न लेकर तेज रफ्तार के साथ वहां से निकल गया और ये सब ऊपर छत से करण और रोशनी देख रहे थे। करण को उसके सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आया था, तब से वो दोनों मधु को देख रहे थे। करण मधु को देखकर समझ गया था कि मधु छुपते छुपाकर जाना चाहती थी और करण भी। करण अपनी बहन की बचकानी हरकत देखकर मुस्कुरा उठा। वैसे करण अभी के समय में मधु को कहीं बाहर जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन मोहित था तो उसे अपनी बहन की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। और रोशनी करण को देखकर कहने लगी, मधु ने तो मुझे भी नहीं कहा कि वो मोहित के साथ जाने वाली है। करण रोशनी के सामने देखने लगा और कहने लगता है, कुछ बातें ना कही जाएं तो ही अच्छा है। और मधु ने भी वही किया।
रोशनी करण की बात सुनकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और बड़बड़ाने लगी। दोनों भाई बहन एक जैसे ही हैं। रोशनी ने इतनी धीमी आवाज में भी नहीं बोली थी जिसे सुनाई ना दे। उसकी बात करण सुन चुका था और वो भी मुस्कुरा उठा और कहने लगा, प्लीज़ क्या हम बैठकर बातें कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, रोशनी ने झट से जवाब दिया और दोनों सोफे पर बैठ गए। दोनों एक सोफे पर बैठे थे और एक दूसरे से काफ़ी करीब बैठे हुए थे। मोहित ने विनीत को फ़ोन घर से निकलने से पहले फ़ोन कर दिया था और विनीत ने एक होटल में पर्सनल कमरा बुक कराया था ताकि मधु और मोहित को डिनर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मोहित इस बात से अनजान था कि विनीत ने उस कमरे में कुछ और भी तैयारी कर रखी थी जो मधु और मोहित का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मधु को मोहित के पास में होने से थोड़ी बहुत घबराहट हो रही थी और उसने कार में एक भी बार मोहित से बात नहीं करी थी और मोहित का भी यही हाल था। उसने भी कोई बात नहीं की। मोहित और मधु 2 दिनों के अंदर जितना उन दोनों ने फ़ोन पर बातें करी थी उतनी ही तो एक दूसरे के पास में होने से भी नहीं करते। तकरीबन 30 मिनट के रास्ते दोनों ने खामोशी से बैठे रहे और आखिरकार होटल आ गए। मोहित ने अपनी कार पार्किंग में पार्क करी और दोनों होटल के अंदर जाने लगे। दोनों के लिए पहले से होटल का कमरा बुक था तो जाहिर सी बात थी मोहित अपने लंबे लंबे कदम भरता हुआ आगे चल रहा था और मधु अपने कदम धीरे धीरे भरती हुई मोहित के पीछे चल रही थी। मधु काफ़ी खुश थी और उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। मोहित जैसे ही होटल के अंदर एंटर हुआ वैसे ही होटल का मैनेजर उसके पास आया। मैनेजर ने काफ़ी देर से मोहित का इंतज़ार कर रहा था वहाँ खड़े रहकर, क्योंकि विनीत अक्सर इस होटल में आया जाया करता था तो जाहिर सी बात थी उसके अच्छे रिलेशन होने का। मैनेजर मोहित के पास आकर कमरे की चाबी देकर कहने लगा, सर आपका कमरा 4th फ्लोर पर बुक है और इसकी चाबी। मोहित ने चाबी अपने हाथ में ली और मैनेजर को थैंक यू कहा और मधु इतने में मोहित के बगल में आकर खड़ी हो गई और मोहित ने अपने साथ चलने का इशारा किया। दोनों लिफ्ट में आकर खड़े हो गए और मोहित ने 4th फ्लोर का बटन प्रेस किया और मधु मोहित के पीछे खड़ी थी और मोहित से कुछ बातें करने के लिए टॉपिक सोचने लगी थी और इतने में 4th फ्लोर पर लिफ्ट आकर रुक गई। ज़्यादा देर ना रुकते हुए मोहित आगे चलने लगा और मधु मोहित के पीछे और वो दोनों उस कमरे के सामने आकर रुक गए जहाँ उनके लिए बुक था कमरा। मोहित कमरा खोलने ही वाला था कि मधु कहने लगी, हम कमरे में क्यों जा रहे हैं, हम तो यहाँ डिनर करने के लिए आए हैं। मोहित मधु की तरफ देखने लगा और एक नज़र देखकर कहने लगा, वहाँ डिनर करने में डिस्टर्ब हो सकता है इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम कमरे में डिनर कर ले। मधु ने अपनी आंखें झपका दी और मोहित ने कमरा खोला। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला कमरे के अंदर से गुलाब की खुशबू आने लगी और मोहित कमरे के अंदर झांकने लगा और मधु भी वही कर रही थी। लेकिन कमरे में अंधेरा था इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और दोनों कमरे के अंदर आए और मोहित ने कमरे की लाइट ऑन की और सामने का नज़ारा दोनों देखने लगे। सामने बेड पर फूलों से सजाया हुआ था और मधु ये देखकर कमरे में चारों ओर देखने लगी। मधु ने नीचे फर्श पर देखा, फर्श पर लाल गुलाब बिछाए हुए थे। यही नहीं, मधु की नज़र एक कोने पर जा टिकी जहाँ जैस्मीन के फूलों से MM लिखा हुआ था और उस M और M के आसपास गुलाबों के फूल बिछाए हुए थे। मधु ये देखकर खुद को वहाँ जाने से रोक न सकी और वो सब कुछ भूल गई थी। कमरे को इतना खूबसूरत सजाया हुआ देखकर, वाव, ये नाम कितना प्यारा लग रहा है, मधु ने धीमी आवाज़ में कहा, जो कि मोहित को सुनाई नहीं दिया क्योंकि मोहित जब से कमरे में आया और कमरे को इतने खूबसूरती से सजा हुआ देखकर वहीं स्थिर खड़ा रहा और सोचने लगा कि क्या हम गलत कमरे में तो नहीं आ गए। इतने में उसके फ़ोन की रिंग बजती है और वो अपने ख्यालों से बाहर आया और अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर देखा। कॉल विनीत का था। मोहित 2 कदम पीछे की तरफ गया और फ़ोन रिसीव किया। विनीत अपने बेड पर उल्टे बल सो रहा था और मोहित के फ़ोन रिसीव करते ही कहने लगा, वैसे तुम दोनों कमरे तक पहुँचे या नहीं। मोहित ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और गहरी सांस ली और वो समझ गया था कि ये सब किया धरा विनीत का है।
उसे ये समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगी और मोहित अपनी धीमी आवाज़ में गुस्सा जताते हुए बोलने लगा, मैंने तुम्हें सिर्फ कमरा बुक करने के लिए कहा था, ना कि। मोहित इतना बोल पाया होगा कि विनीत मोहित को छेड़ने के अंदाज से कहने लगा, अरे मेरे दोस्त, डोंट वरी, अब मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया है तो उसका फ़ायदा उठाओ, ना कि मुझसे बेरुखी से बातें करो। आखिर विनीत मोहित को ऐसे कैसे जाने दे सकता था। मोहित ने उसके साथ काफ़ी बार गलत किया था। उसे सुबह सुबह उसके ऊपर ठंडा पानी डालकर उठाया करता था। और यही नहीं, कुछ भी मोहित को काम होता था तो वो उसे आधी रात को फ़ोन करता और परेशान करता था। और विनीत ये जानता था कि मधु और मोहित सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर और अपना बदला लेने के लिए विनीत ने मोहित को फंसाने के बारे में सोचा, ताकि मोहित को थोड़ा तो अकल आ जाए कि किसी को परेशान करने से सामने वाला कितना परेशान होता है। विनीत मोहित को यह एहसास दिलाना चाहता था। मोहित विनीत की बात सुनकर गुस्सा तो था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया और पीछे मुड़कर देखने लगा। मधु अपने फ़ोन से अपने और मोहित के नाम के पहले अक्षर के फ़ोटो क्लिक कर रही थी। ये देखकर मोहित शांत हो गया, लेकिन विनीत कैसे शांत रह सकता था। विनीत कहने लगा, वैसे मैंने कमरा जल्दी जल्दी डेकोरेट करवाया है, तुम्हें कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। विनीत इतना बोल पाया होगा कि मोहित ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और मोहित अपना फ़ोन जेब में रखकर कमरे में देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मधु को कैसे बताए कि कमरा सजा हुआ है, वो सब मैंने नहीं किया। मोहित मधु को ये सब इसलिए कहना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मधु उसके बारे में गलत ना समझे। लेकिन मधु तो अपनी मस्ती में थी। वो अभी तक जैस्मीन के फूलों को देख रही थी और उस जैस्मीन के फूल कुछ अपने हाथ में लेकर देखने लगी और उस जैस्मीन के फूल का अपने फ़ोन में काफ़ी करीब से फ़ोटो क्लिक किया और मोहित मधु की हर हरकत देख रहा था। और ये देखकर एक गहरी सांस भरता है और इतने में होटल का एक वेटर उनके कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। उस वेटर के हाथ में ट्रे थी और उस ट्रे में एक वाइन और 2 ग्लास थे। और वेटर अपनी नज़रें नीचे करने के बाद कहने लगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? मोहित की नज़रें दरवाजे पर खड़े वेटर पर गई और मोहित वेटर के हाथ में वाइन देखकर जल्दी से दरवाजे तक आया और आधा दरवाज़ा बंद करते हुए कहने लगा, तुम इसे लेकर जाओ यहाँ से। वेटर ये सुनकर मोहित की तरफ देखने लगा और मोहित के चेहरे के भाव देखकर वहाँ से चला गया। और मधु अभी तक खुश थी और वेटर की बात सुनकर दरवाजे के पास झांकने लगी, लेकिन मोहित दरवाजे को घेरे हुए खड़ा था, इसलिए मधु को कुछ नहीं दिखा कि उस वेटर के हाथ में क्या था। और मधु फिर से कमरे में देखने लगी और अब थोड़ा बहुत सोचने लगी कि कहीं हम किसी और कपल के बुक कराए हुए कमरे में तो नहीं आ गए ना। पहले तो मधु काफ़ी खुश हो गई थी कमरे को इतना सजा हुआ देखकर, जिसकी वजह से ये भूल गई थी कि वो और मोहित तो सिर्फ डिनर करने के लिए आए हैं, तो कमरा इतना सजा हुआ तो नहीं होगा। और वैसे भी मोहित और हम दोनों अभी तो सिर्फ दोस्त हैं ना। और मधु का ये सोचना जायज़ था। और मधु ये सोचकर मोहित की तरफ देखने लगी और अपने कदम मोहित की तरफ बढ़ा दिए। मोहित के फ़ोन पर एक मैसेज आया और मोहित ने अपना फ़ोन अपने जेब से निकाला और देखा मैसेज विनीत का था। उम्मीद है कि आज रात तुम दोनों फिर से वाइन आराम से पियोगे। और फिर विनीत ने इतना ही मैसेज किया था और मोहित उसकी आधी बात समझ चुका था। मोहित समझ चुका था कि ये सब भी विनीत का ही किया धरा है और मोहित को विनीत पर गुस्सा आने लगा। लेकिन मोहित गुस्सा करके भी क्या कर लेता, विनीत यहाँ था ही नहीं, तो उसका गुस्सा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। और मधु मोहित के पास आई और कहने लगी, शायद हम किसी और कमरे में आ गए हैं। मोहित मधु की बात सुनकर अपने फ़ोन की स्क्रीन बंद कर देता है और मधु की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि मधु को किस तरह से समझाया जाए कि ये हम कोई गलत कमरे में नहीं आए हैं। मोहित के दिमाग में एक बात आ गया और वो मधु की तरफ देखकर कहने लगा, यहाँ जितने भी कमरे हैं वो पहले से डेकोरेट होते हैं। इसकी यही खासियत से ये होटल भोपाल का सबसे ज़्यादा मशहूर होटल है। मशहूर होटल की बात तो मोहित ने सच कही थी, लेकिन कमरा पहले से सजा हुआ ये बात उसने साफ साफ मधु से झूठ कही थी।
और मोहित को झूठ बोलने वाला पसंद नहीं है और झूठ का सहारा लेने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लेकिन आज वो ऐसी मुसीबत में पड़ा था कि आखिर उसने भी अपना रूल्स तोड़ दिया। कहते हैं ना कि हम जिस चीज़ से ज़्यादा नफरत करते हैं वो चीज़ सबसे ज़्यादा हमारे सामने आती है। वैसे ही मोहित के सामने उसका ही बनाया हुआ दायरा आ गया। मधु को मोहित की बात अजीब तो लगी, लेकिन मधु ने कोई सवाल नहीं किया और मोहित को सिर्फ ओके में जवाब देती है। मोहित ने एक राहत की सांस ली और कमरे के चारों ओर देखने लगा। मोहित की नज़र वहाँ कपल डिनर टेबल पर गई, जो टेबल भी काफ़ी खूबसूरती से सजाया हुआ था। लेकिन मोहित इस बात को इग्नोर करता है और मधु को वहाँ बैठने के लिए कहता है। और मधु तो पहले से ही कमरे को इतना सजा हुआ देखकर सब भूल गई थी। वैसे मधु को और किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं थी, क्योंकि उसे जिस चीज़ की ख्वाहिश थी वो उसका दोस्त बनकर उसके सामने खड़ा था। और मधु के लिए मोहित का दोस्त होना भी अनमोल हीरा मिलने के बराबर था। मधु टेबल की ओर चली गई और मोहित ने बाहर देखा। एक पर्सनली होटल का एक सर्वेंट बाहर खड़ा था, जो डिनर का ऑर्डर लेने आया था। मोहित उस सर्वेंट को देखकर बिना मधु को कुछ भी पूछे वो सारी डिश ऑर्डर करता है और सर्वेंट मोहित का ऑर्डर लेकर वहाँ से निकल गया। और मोहित भी मधु के सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया और मधु मोहित के वहाँ आते ही सीधी बैठ गई और वहाँ खामोशी छा गई। विनीत अपने कमरे में उल्टे बल सो रहा था। खुशी भी था मोहित को परेशान करने से। और उसके फ़ोन की रिंग बजती है। विनीत को लगा कि मोहित का फ़ोन होगा, इसलिए उसने बिना फ़ोन की स्क्रीन के सामने देखे फ़ोन रिसीव किया और अपने कान पर रखा। विनीत कुछ बोलने ही वाला था कि उसे अपने घर के सिक्योरिटी गार्ड की आवाज़ सुनाई देती है। सर, वो कोमल मैम यहाँ आई हैं और घर में आने की जिद कर रही हैं। विनीत ये सुनकर अचानक से उठकर बैठ गया और कुछ सोचते हुए बोला, आने दो उसे। सिक्योरिटी गार्ड ने इतना सुनकर फ़ोन कट कर दिया और कोमल को अंदर आने के लिए गेट खोल दिया। और विनीत अपने कमरे में शर्टलेस सो रहा था, इसलिए उसने अपना न्यू शर्ट अलमारी से निकाला और पहनने लगा और कमरे से बाहर निकला। इतनी देर में कोमल भी घर के अंदर आ गई थी और उसकी नज़र कमरे से बाहर आ रहे विनीत पर पड़ी तो वो उसकी तरफ बढ़ गई। विनीत ने एक नज़र कोमल को देखा कि कोमल की आंखें नम थी और चेहरा भी उसका काफ़ी उदास लग रहा था। यह देखकर विनीत कोमल को गौर से देखने लगता है और कोमल विनीत के पास जाकर खड़ी हो गई। कोमल खामोशी से एक टक विनीत को देख रही थी और विनीत यह देखकर समझने की कोशिश करता है कि आखिर कोमल इतनी शांत क्यों है। विनीत ने अपने ओठ कुछ बोलने के लिए हिलाए ही थे कि कोमल बोलना शुरू करती है, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। विनीत ये सुनकर समझ नहीं पाया कि आखिर कोमल क्या कहना चाहती है और कोमल बोलना शुरू करती है, मैं अब तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आऊँगी और तुम यही चाहते थे ना। तुम्हारी मांगी हुई दुआ कबूल हो चुकी है। विनीत को कोमल की बात समझ नहीं आ रही थी और विनीत अपनी कठोर आवाज़ में कहने लगता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? साफ कहो, बातें इतनी घुमा फिरा के मत कहो। कोमल ये सुनकर थोड़ी मुस्कुराहट के साथ कहने लगती है, मेरे पापा अपने दोस्त के घर मेरा रिश्ता पक्का करने की बात कर रहे हैं और वो कुछ दिनों के अंदर ही मेरी मंगनी भी फिक्स करने का बोल रहे हैं। विनीत के ये सुनते ही हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे और वो अपने शरीर में कपकपाहट महसूस करने लगा था, लेकिन वो बाहर से ऐसे ही कठोर दिखने की कोशिश कर रहा था। और कोमल विनीत को बिना एक्सप्रेशन लेस के वहाँ खड़े हुए देखकर समझ गई थी कि विनीत को उसकी कोई भी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिससे उसके चेहरे पर फिर से उदासी छा गई और विनीत अपने एहसास छुपाते हुए मुस्कुराकर कहने लगा, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए, ना कि अपना चेहरा उदासी भरा यहाँ लेकर आना चाहिए। कोमल विनीत को अपनी चमकती आंखों से एकटक देखने लगी, मानो वो विनीत के दिल की बात विनीत की आंखों से पढ़ना चाहती हो, लेकिन उसे विनीत की आंखों में सिवाय कठोरता के अलावा कुछ नहीं दिखा, जिससे कोमल को साफ जाहिर हो रहा था कि विनीत को कोमल की लाइफ में क्या हो रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। और कोमल की चमकती हुई आंखें फिर से ये सोचकर नम हो गई,
मोहित और मधु दोनों तब तक खामोश रहे जब तक दो वेटर वहां डाइनिंग टेबल पर डिनर सजाने नहीं लगे। मधु चोर नजरों से मोहित को देख रही थी और उसके दिल में उभर रहे एहसास बाहर आने के लिए तड़फ रहे थे। कमरे का माहौल काफी रोमांटिक हो चला था। फूलों से सजाया हुआ कमरा, ऊपर से हल्की हल्की लाइट थी, वो भी वेटर ने आकर ऑफ कर दी थी और इलेक्ट्रिक कैंडल जलाई थी जिसे पीली रोशनी वहां के माहौल को चार चांद लगाने का काम कर रही थी। और मोहित ये सब देखकर असहज होने लगा था। मोहित को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है और मोहित मधु के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा था, इसलिए जो हो रहा था खामोशी से देख रहा था। और मधु इतना सब खाना देखकर परेशान हो चुकी थी। हे भगवान, मेरे पेट में तो थोड़ी सी जगह है और खाना इतना सारा मैं कैसे खा सकूंगी। मधु ये सब अपने मन में बोल रही थी और अपने दांतों से अपने नाखून चबा रही थी। जब मोहित की नज़र मधु पर पड़ी तो वो मधु से कहने लगा, क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं नहीं, मधु ने कहा और मोहित ये सुनकर शांत हो गया। मधु को अपने ही झूठ बोलने पर पछतावा हो रहा था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक ये देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।